नमस्कार। होपफुली आप कुशल पूर्वक होंगे। कल तो मज़ा आया होगा आपको। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा क्योंकि रेट कट की खबर से बाजार झूम उठा। और जब रेट कट होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आईटी कंपनीज़ को होता है, तो आईटी कंपनीज़ ने तहलका मचा दिया। और वैसे भी शायद कृष्ण जी की कृपा रही है। कल कृष्ण जन्माष्टमी थी, मैं तो भूल ही गया विश करना। तो शायद कई तरह से पॉजिटिव संकेत थे और मार्केट छलांगे मारता रहा, हमारे पोर्टफोलियो को बढ़ाता रहा। लेकिन ये दिवाली हर रोज़ नहीं आती है, कृष्ण जन्माष्टमी हर रोज़ नहीं आती है। जो बढ़ना था, 25,000 को पार करना था, वो कल हो गया। आज वो हरियाली उतनी नहीं दिखाई देगी। और मुझे लगता है कि आज बाजार कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेशन का दौर चलेगा। आज थोड़ा बहुत उठापटक हो सकती है, वोलेटाइल रहेगा मार्केट, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपने कल थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं किया तो आज ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि कह रहे हैं कि मंकी पॉक्स फैल रहा है धीरे धीरे, तो तुलसी की चाय एक आवश्यकता बन गई है। सुबह सुबह तुलसी की चाय पीना जरूरी है। चलिए, आज मेनली जैसा कि मैंने कल आपको बात की थी, आज हम बात करेंगे कुछ आईपीओज की जो आने वाले हैं। और बेहतरीन आईपीओज हैं जो जिनमें उम्मीद लगाइए, प्रार्थना कीजिए कि आपका अलॉटमेंट हो। तो मैं थोड़ा सा आज टीचिंग के मूड में हूँ। तो आईपीओ जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि हम शुरू से ही थोड़ा सा करें। वैसे तो मेरे दिमाग में है कि एक मैं सीरीज़ शुरू करना चाहता हूँ जिसमें जो बिल्कुल नए नए इन्वेस्टर्स हैं उनको सी फंडामेंटल्स नॉलेज हो। लेकिन आज सिर्फ आईपीओ की तरफ से ही बात करेंगे हम। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी, नई कंपनी जब पहली बार मैदान में उतरती है, जो वो चाहती है कि स्टॉक मार्केट में हमारे शेयर्स की ट्रेडिंग हो, तो वो एक आईपीओ लाती है। आईपीओ लाने से पहले DRHP फाइल करना होता है। डी से मतलब ड्राफ्ट होता है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये फुल फॉर्म है DRHP की। तो वो ड्राफ्ट होता है, इनडायरेक्टली कंपनी बताती है कि हमारी इंटेंशंस ये है, ये हमारी कंपनी है और हम इतना इतना पैसा उगाना चाहते हैं और उसको ऐसे ऐसे हम खर्च करेंगे। वो एक रफ ड्राफ्ट होता है जो जमा कराया जाता है सेबी को। उसके बाद वहाँ से जब मंजूरी मिलती है तो फिर वो RHP फाइल करती है। और RHP जब आप आईपीओ ला रहे हैं उस डेट से 3 दिन पहले तक फाइल हो जाना चाहिए, उसके बाद वो नहीं हो सकता है। RHP में कंपनी अपना डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स और अपना डिटेल इंटेंसिव बैलेंस शीट और इन्फॉर्मेशन जो है बताती है कि हम क्या क्या करेंगे, कैपेक्स करेंगे या क्या करेंगे, जो भी है सारा कुछ प्लान लेखा जोखा उनके सामने रखती हैं। और उसके बाद अगर उन्होंने कर दिया है 3 दिन पहले या उससे पहले, तो उसके बाद डेट डिसाइड हो जाती है और उसी हिसाब से प्राइस भी डिसाइड हो जाता है उनकी बैकग्राउंड को देखते हुए। तो आईपीओ जो मार्केट है, एक्चुअली इसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। यानी कि जब हम कंपनी से डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं आईपीओ के जरिए, इसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और जब शेयर्स खरीदे जाते हैं मार्केट से, उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो ज़्यादातर लोग सेकेंडरी मार्केट में घुसे हैं और प्राइमरी से दूर ही रहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपकी समझ में आना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन मौका होता है प्राइमरी मार्केट से शेयर खरीदने का। क्योंकि आप ये देखिएगा, जिन लोगों ने IRFC, RVNL, इरेडा जैसे शेयर्स को अप्लाई किया होगा, अलॉटमेंट मिला होगा, तो कितना रिटर्न हो गया है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए। तो इस तरीके से आईपीओ में हम पैसा लगा सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में चीज़ें तो बहुत आ रही हैं कि डिवेंचर या कन्वर्टिबल डिवेंचर का भी जिक्र करूं, और ये शायद कुछ ज़्यादा लंबा बना देगा वीडियो को। तो मैं वहीं वापस कंसंट्रेट करता हूं जहां पे आईपीओ का जिक्र करने के लिए मैं आया हूं। तो रिसेंटली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आईपीओ जो आ रहा है, सबसे पहले जो आ रहा है, वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का।
जो सितंबर के सेकंड वीक तक आ जाना चाहिए। हालांकि आरएचपी अभी फाइल नहीं किया है। अभी ये भी चीज़ मैं बता दूं कि आरएचपी फाइल जिस डेट को होता है वो डेट रिकॉर्ड डेट मानी जाती है अगर शेयर होल्डर्स का कोटा है तो, अगर शेयर होल्डर्स का कोटा है तो। लेकिन ये इतिहास रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को लाभान्वित करने के लिए, फ़ायदा देने के लिए उनका एक कोटा रिजर्व कर देती हैं कुछ में से, जैसे कि मान लीजिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हो गया या एंकर इन्वेस्टर्स का हो गया, बाद में बात करेंगे क्या क्या होता है ये। और उसके बाद शेयर होल्डर्स कोटा हो गया, एम्प्लॉयज़ का कोटा भी होता है, कुछ कंपनियां देती हैं। और उसके बाद फिर वो रिटेल होता है। रिटेल में भी हम आम निवेशक खाली नहीं आते हैं, HNI यानी बड़े निवेशक भी आते हैं जो 2 लाख से ऊपर वाली एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। तो अब शेयर होल्डर कोटे को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, हालांकि वीडियो मुझे लगता है लंबा होगा ही, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो मामला फिर अधूरा रह जाएगा। क्या होता है कि अगर आप आम निवेशक की तरह किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आप एक पैन कार्ड पर एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और आमतौर पर आपने देखा होगा जो भी एक लोड की एप्लीकेशन होती है मिनिमम वो 14 से 15,000 के बीच में होती है। 14,500, 14,600, 800, 900, 15,000 से नीचे नीचे होती है। यानी कि अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 15,000 रुपये होने चाहिए जिस भी कंपनी में आप करते हैं। लेकिन अगर आप शेयर होल्डर भी हैं, जैसे मैं बजाज का ही उदाहरण लेता हूं, अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो इशू आ रहा है प्रोबेबली 9 सितंबर को शायद आ सकता है, और आरएचपी का भी फाइल हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब आरएचपी फाइल होने की डेट तक अगर आपके डीमैट अकाउंट में बजाज होल्डिंग कंपनी, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के शेयर हैं, चाहे वो एक एक शेयर हो, तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में आते हैं। और यानी कि जब शेयर होल्डर कैटेगरी में आते हैं तो आप डबल एप्लीकेशन लगा सकते हैं सेम पैन कार्ड पर, एक रिटेलर्स के रूप में, दूसरा शेयर होल्डर्स कैटेगरी के रूप में। यानी कि आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस डबल हो जाते हैं। तो इनडायरेक्टली मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि शेयर होल्डर्स कैटेगरी में हम कैसे शामिल हो सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। एक शेयर भी काफ़ी है, क्योंकि एक शेयर से भी आप शेयर होल्डर बन जाते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू ओन दैट पर्टिकुलर शेयर इन योर डीमैट अकाउंट बिफोर द फाइलिंग ऑफ आरएचपी। सो इट्स मैंडेटरी, कीप इन माइंड, इट्स मैंडेटरी। तो इशारा भी आप समझ गए होंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आप शेयर होल्डर कैटेगरी में आए किसी भी कंपनी में, चाहे वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो या बाकी जिनका मैं जिक्र करूंगा, तो उनका आरएचपी फाइल करने से पहले की डेट में आपके पास खाते में एक आध शेयर जरूर होना चाहिए। तो ये पहला हुआ इशू बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, जो लगभग 7,000 करोड़ का माना जा रहा है। एग्जैक्ट अमाउंट तभी पता चलेगा जब अनाउंसमेंट होगी, प्राइस बैंड तभी पता चलेगा जब अनाउंस होगा। तो प्राइस बैंड तो आप समझ ही गए होंगे, एक रेंज रखी जाती है। मान लीजिए किसी कोई कंपनी कहती है 211 से 215, तो 211-12 तो आमतौर पर ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है, उस पर अलॉटमेंट नहीं होता है। और सभी लोग कटआउट जो प्राइस होता है, हाईएस्ट जो होता है, उसी पे अप्लाई करते हैं। तो आप भी इस बात को ध्यान रखिएगा, नीचे वाले जो चांसेस नहीं होते हैं, तो सभी लोग ऊपर वाले में करते हैं। और कई बार तो आलम ये हो जाता है कि आईपीओ कई सौ गुना भर जाता है, तो चांसेस वैसे भी ब्लीक हो जाते हैं। तो अगर आप एक एप्लीकेशन किसी भी आईपीओ में लगाना चाहते हैं तो 15,000 तैयार रखिए। दूसरा तरीका, अगर आप एक तो शेयर होल्डर वाला हुआ, अगर एक नॉन शेयर होल्डिंग कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से कम 2-3 अकाउंट रखिए अगर आप आईपीओ में यानी प्राइमरी मार्केट में भी किस्मत आजमाना चाहते हैं। और एक बड़ा अच्छा रिस्क फ्री तरीका होता है, अगर आप थोड़ा स्टडी करके आईपीओ में लगाते हैं तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। आप लिस्टिंग गेन के लिए भी लगा सकते हैं, यानी कि जिस दिन लिस्ट हुआ आपको लगा 30-40% प्रॉफिट हो गया है, बेचिए, बाहर हो जाइए। और नहीं तो आपको लगता है कि अच्छा है और बढ़ेगा, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब कि अगर इससे नीचे आएगा तो मैं बेच दूंगा, और अगर इससे ऊपर आएगा तो मैं नहीं बेचूंगा।
ट्रेलिंग का मतलब है जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है अपने स्टॉप लॉस को आप ऊपर बढ़ाते चले जाएं ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ता जाता है और लॉस की संभावना कम होती चली जाती है और प्रॉफिट जो है बढ़ता चला जाता है। तो एक ये तरीका भी हो सकता है जो आमतौर पे अच्छा तरीका है, कोई ट्रेडिंग नहीं है ये, लिस्टिंग गेन है जिनको आप जिनका बेनिफिट आप उठा रहे हैं। बह गया था, लेकिन ये ज़रूरी है इन चीज़ों के साथ साथ जो भी दिमाग में टर्मिनोलॉजी आएगी तो मैं चाहूँगा कि वो एक्सप्लेन करूँ। तो ये हुआ पहला सबसे इम्पोर्टेंट। इसके बाद एक और चल रहा है पाइपलाइन में, जीएसडब्ल्यू ग्रुप का है, जीएसडब्ल्यू सीमेंट। एक ये भी आईपीओ आने वाला है। ये जो मैं आईपीओ की लिस्ट आपके सामने बताता जा रहा हूँ तो ध्यान रखिए, आपको हर आईपीओ के लिए 15,000 चाहिए एक एप्लीकेशन के लिए। वो बात अलग है कि 3 दिन में अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो वो वापस आ जाते हैं, पैसे आपके खाते से जाते ही नहीं है। ऐसा आपने सुना ही होगा। आजकल प्रोविज़न यही है कि अगर आज लास्ट डेट है, मान लीजिए 3 दिन का समय होता है, 4 दिन का होता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर छुट्टी बीच में आ गई है तो अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो बैंक में वो पैसा सिर्फ ब्लॉक हो जाता है, वो आपके खाते से जाता नहीं है। अगर वो अलॉटमेंट हो गया, जो कि लास्ट डेट के 3 दिन के अंदर अंदर हो जाता है ज़्यादातर 99% केसेस में, अगर अलॉटमेंट हो गया तो वो पैसा वहाँ से कट जाता है और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो वो पैसा अनब्लॉक हो जाता है और आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है और आपका पैसा अनब्लॉक कर दिया गया है। तो आप उसको दूसरे आईपीओ में लगा सकते हैं। तो इनडायरेक्टली मेरा सजेशन ये है कि आप कम से कम 15 के हिसाब से लगाएं तो 60 या 75,000, अगर 2-3 अकाउंट हैं तो, अगर एक ही अकाउंट है तो 15 दूनी 30-40,000 आप हमेशा अकाउंट में रखिए आईपीओ के नाम का, क्योंकि वो 3 दिन में फ्री हो जाता है। अलॉटमेंट हो गया तो फिर दोबारा से आपको रिफिल करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में 15,000 एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। चलिए, दूसरा आईपीओ है जीएसडब्ल्यू का, मैंने बताया जीएसडब्ल्यू सीमेंट का। तीसरा है रिलायंस। ये 29 तारीख को रिलायंस की वैसे भी एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है और आमतौर पर जब भी एजीएम होती है रिलायंस की तो रिलायंस किसी न किसी रूप में अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने की कोशिश करता है और करता भी आया है। मैं देख रहा हूँ, जमाना गुजर गया, शायद 80s से देख रहा हूँ मैं, उस टाइम से देख रहा हूँ जब ये एजीएम्स 5 स्टार होटल्स में हुआ करती थी। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी कंपनी थी। एक कंपनी का तो मुझे याद है, दिल्ली के हयात होटल में एजीएम हुआ था और उसमें लंच वंच होता है तो लोग पागलों की तरह से आइसक्रीम की पूरी ब्रिक लेके भागे जा रहे थे। अब क्या अफरा तफरी मच रही थी, मुझे अभी भी याद आता है। ये 80s की बात है। कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद ओसवाल ग्रुप की थी, शायद ओसवाल एग्रो या कुछ। चलिए खैर, तो आजकल ऑनलाइन होने लगी हैं कंपनियां, अच्छा करोड़ों रुपए बचा रही हैं, आपका नंबर लंच वंच दिन नहीं देती हैं, ऑनलाइन काम चल जाता है। तो रिलायंस का एजीएम है 29 तारीख को। घोषणाएं हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। जो उम्मीद कर रहा है बाजार या हम जैसे निवेशक उम्मीद कर रहे हैं डिविडेंड या बाकी खुशखबरी के अलावा, रिलायंस जियो या रिलायंस रिटेल के आईपीओ की घोषणा हो सकती है। दोनों की भी हो सकती है, एक की भी हो सकती है। तो दोनों के दोनों बेहतरीन आईपीओज होने वाले हैं और 100% रिलायंस तो फेवर करती है अपने शेयर होल्डर्स का शेयर होल्डर कोटा देते हुए। तो आपको ध्यान रखिएगा 29 तारीख को क्या अनाउंसमेंट होती है। बजाज तो पहले हो ही जाएगा, उससे पहले ही 29 को जो भी अनाउंसमेंट होती है रिलायंस जियो की, ये जियो फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिलायंस जियो की या रिलायंस रिटेल की, तो आईपीओ के संबंधी अनाउंसमेंट होती है। तो वहां के लिए भी आपको पैसा बचा के रखना है। न केवल पैसा बचा के रखना है, आपके अकाउंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर भी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। ये तीसरा संभावित आईपीओ। इसके बाद आता हूं एनटीपीसी ग्रीन। एनटीपीसी तो आप जानते ही है, बेहतरीन पीएसयू कंपनी है और आजकल ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में मामला चल रहा है। गवर्नमेंट बड़ा इंसेंटिव दे रही है वातावरण को सुधारने के लिए। तो एनटीपीसी ग्रीन भी एक कंपनी है जो अपना आईपीओ प्लान कर चुकी है ऑलरेडी, वो भी बहुत जल्दी ही आने वाला है। इसके बाद आता है ये 8,000 करोड़ का संभावित आईपीओ है एनटीपीसी ग्रीन का, बताना भूल गया मैं।
तो शेयर होल्डर कोटे का भी ध्यान रखिएगा, यानी कि 2 एप्लीकेशन लगेंगी, एक अकाउंट है तो, एक पैन कार्ड है तो, अगर ज़्यादा है फैमिली मेम्बर के तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं, अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अपने नाम है, वाइफ के नाम है और एक आध अकाउंट और भी है, तो 3-4 एप्लीकेशन आईपीओज़ की मैं लगाता हूँ। कभी कभी 1-2 आ जाता है, कभी 3 आ जाते हैं, कभी एक भी नहीं आता, चारों में से चलता है, लक है ये तो। लेकिन हमें प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। अगला आ रहा है एचडीबी फाइनेंशियल का। ये है एचडीएफसी बैंक की एक नई कंपनी आ रही है, एचडीबी फाइनेंशियल। यस, एचडीबी फाइनेंशियल का। तो ये भी प्रोसेस में है, चल रहा है, अनलिस्टेड में तो चल ही रहा है ऑलरेडी, अच्छा खासा प्रीमियम पे चल रहा है, तो आप इस पे भी नज़र बना के रख सकते हैं। ये भी आने वाले टाइम में आ सकता है कभी भी, और इसी फाइनेंशियल ईयर में आना है, ये तो निश्चित है। इसके बाद एक बड़ा चर्चित आईपीओ की संभावनाएं जताई जा रही थी, और जब मैंने ये लिस्ट बनाई उस वक्त संभावना थी टाटा सन्स के आईपीओ की, लेकिन ये बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करके उसको टाले जा रहे हैं। मैंडेटरी था जो, लेकिन फिर अभी कल मैं देख रहा था एक और न्यूज़ आई कि इन्होंने 20,000 करोड़ जनरेट कर लिए हैं और इंटरनल एक्रूवल से, और फिर आईपीओ को टाल दिया है। पता नहीं क्यों टाले जा रहे हैं। हम जैसे भी अगर 1-2 शेयर ले लें टाटा सन्स का तो क्या बुराई है, पर मौका ही नहीं मिल रहा है। चलिए, इसके बाद हीरो फिनकॉर्प का एक आईपीओ भी पाइपलाइन में है, जो जल्दी आपको मिलेगा। ये छोटा है कंपैरेटिवली, पर फिर भी बेहतरीन आईपीओ होने वाला है। इसके बाद एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी का एक आईपीओ है। एनएचपीसी तो आपने सुना ही होगा, अगेन पीएसयू की कंपनी है जो हाइड्रो पावर से डील करती है। हाइड्रो मीन्स वाटर, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी है ये। तो इसका भी एक आईपीओ पाइपलाइन में है, जो जल्दी आपको आता हुआ नजर आएगा। इसके बाद कोल इंडिया के 2 आईपीओज आ रहे हैं। कोल इंडिया के 2 आईपीओज आ रहे हैं, जो भी इसी फाइनेंशियल ईयर में अनाउंस हुए हैं, जो कि पाइपलाइन में है, और जाहिर है कि बड़े ही होंगे। और वैसे तो एक और भी बहुत बेहतरीन और बड़े वाला आईपीओ आने वाला है। आईपीओ नहीं आने वाला, वो आईपीओ तो मैं गलत बोल रहा हूँ, वो तो एफपीओ होगा, एलआईसी का, क्योंकि उनको भी मैंडेटरी 75% होल्डिंग पे लाना है। उनको भी अपना स्टेक लाना पड़ेगा। पिछली बार उन्होंने केवल 3-4% स्टेक अपना डाइल्यूट किया था, तो और भी करना पड़ेगा उनको। 3 साल का टाइम मिला है, सरकारी कंपनी है तो मिल ही जाता है एक्सटेंशन। तो वो भी आने वाले टाइम में आएगा। कब आएगा वो तो अभी कहना मुश्किल है। हो सकता है टालें उसको, या इंटेंशन कंपनी की जब एफपीओ लाती है तो, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आती है, तो इंटेंशन ये रहती है कंपनी की, जो ज़्यादा से ज़्यादा भाव हो वहाँ पे लाया जाए, ताकि ऊंचे भाव पे वो पब्लिक को चिपकाएं और पैसा बनाएं। तो वो अलग चीज़ होती है। चलिए, इसके बाद कैनरा रिबेको का भी एक 13% का स्टेक ये डाउनलोड कर रहे हैं एएमसी का, यानी एएमसी है ये, कैनरा रिन्यूएबल, कैनरा रिबेको एएमसी। तो ये भी अपना एक आईपीओ लाने की तैयारी में कर रहे हैं। एक एंटिटी नई क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे एक नया आईपीओ आएगा। तो इस तरीके से ये आईपीओ मेरे दिमाग में है। और एक रीसेंट आईपीओ आ रहा है, मैं देख रहा था अभी 28 तारीख को एक खुलने वाला आईपीओ है। वहाँ भी प्रीमियम ग्रे मार्केट में अच्छा चल रहा है, तो आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। अगर आपको अपील करता है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। एक एप्लीकेशन तो लगाई ही जा सकती है, और 15,000 का मामला है। अगर आ गया तो लिस्टिंग गेन ले सकते हैं, अगर नहीं आया तो अगली बार जो अब आने वाला है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, उसके लिए पैसा रख सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपके अकाउंट में जितना ज़्यादा कैश हो उतना अच्छा है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते रहिए, थोड़ा 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 जहाँ से है, क्योंकि वो कहते हैं ना, बुजुर्ग कहा करते थे, पैसा वही जो आपकी गांठ में है। गांठ तो आप समझते ही होंगे, यानी कि जो आपके बैंक में है। तो पैसा इकट्ठा रखिए। आईपीओस बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं, आसान तरीका होता है सस्ते भाव पे शेयर्स लेने का, प्राइमरी मार्केट से। तो आज की टर्मिनोलॉजी क्या रही, प्राइमरी मार्केट समझ गए होंगे आप, आईपीओ एफपीओ भी समझ गए होंगे आप, और सेकेंडरी मार्केट भी आप समझ गए होंगे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मैंने यूज़ किया तो वो भी आप समझ ही गए होंगे। तो इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे ये टर्मिनोलॉजी भी उन लोगों के लिए जो नए हैं उनके लिए धीरे धीरे शामिल करता रहूं।
लेकिन डर लगा रहता है कि वीडियो लंबा हो जाता है, तो आज भी लंबा ही हो गया है। चलिए, माफ़ी लंबे वीडियो के लिए, लेकिन आई होप कि कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और मेरे अंदर का टीचर वो बाहर निकल ही आता है, क्या करूं, मैं रोक नहीं पाता। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि अगर आपको शेयर मार्केट में निवेशित रहना है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि सामने वाला जो बोल रहा है क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है या बहका रहा है। क्षमा प्रार्थी हूँ एक भूल के लिए। पिछले वीडियो में मैंने कहना तो ये था कि रेट कट होने वाला है, लेकिन मैंने दोबारा तो नहीं सुना। लेकिन किन्हीं सज्जन ने मुझे याद दिलाया कि सर आप गलती से रेट बढ़ने वाला इंक्रीज बोल गए, उसके लिए माफ़ी। वैसे तो आप समझ भी गए होंगे कि वो स्लिप ऑफ टंग था। रेट कट होने वाला है, हम माने बैठे हैं कि रेट कट सितंबर में होने वाला है, लेकिन कुछ महत्वाकांक्षी लोग, ग्रेडी है ना हम लोग, ये मान के चल रहे हैं कि दिसंबर तक दूसरा भी हो सकता है। अरे पवेल साहब 0.75 कर दो, मजा आ जाएगा, आपका क्या जाता है, हमारे 4 पैसे पोर्टफोलियो में बढ़ जाएंगे। दूसरा फिर आप चाहे 0.25 का कर देना दिसंबर में, हम बुरा नहीं मानेंगे, कतई बुरा नहीं मानेंगे, कसम से। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।